नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह अपनी बेहद खास पेशकश लेकर आपके दरमियान खबर की तह तक, जिसमें हम कोशिश करते हैं हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी। और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो हेड्स, हमारे तमाम सीनियर साथी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम की, और इसके लिए हम रुख करेंगे सबसे पहले हरियाणा का। चंडीगढ़ में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई अहम बैठकें करने वाले हैं। विधायकों के साथ रूटीन बैठक करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। विधायक दल कार्यालय में आज 3 बजे बैठक होगी। इसके अलावा आज शाम 5 बजे लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स के साथ भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। वह जिलों में जनसंवाद के विषय पर भी सीएम मनोहर लाल बैठक करेंगे। यमुनानगर में भी आज एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो अहम खबर दे रहे हैं आपको हरियाणा के हवाले से। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई अहम बैठकों में शिरकत करने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। जितेंद्र, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जितेंद्र कई अहम प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हैं, साथ ही कई अहम बैठकें उनकी आज चंडीगढ़ में। जरा तफसील से बताइए आज मुख्यमंत्री का क्या शेड्यूल रहेगा। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज चंडीगढ़ के अंदर मौजूद है। हालांकि एक निजी कार्यक्रम के अंदर शिरकत करने के लिए उन्हें यमुनानगर जाना है। आज सुबह का ही ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री वापस चंडीगढ़ लौट जाएंगे। और चंडीगढ़ में तमाम जो बैठकें हैं, जिनकी जानकारी मुमताज आपने भी खबरें अभी तक के तमाम दर्शकों को दी है, इन तमाम बैठकों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करते हुए नजर आएंगे। हर मंगलवार को मुख्यमंत्री रूटीन बैठक करते हैं अपने तमाम विधायकों के साथ, जिनको अपने क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों को लेकर के कोई समस्या है या फिर क्षेत्र के अंदर किस तरीके से विकास कार्य चल रहे हैं, उनकी समीक्षा भी इस प्रकार की बैठक के जरिए की जाती है। आज 3 बजे ये बैठक हरियाणा विधायक दल कार्यालय के अंदर होने वाली है। मुख्यमंत्री इस बैठक के लिए मौजूद रहते हैं। करीब 2 घंटे तक मुख्यमंत्री जो है वो विधायकों के साथ इस प्रकार की जो गोष्ठी है वो करते हुए नजर आते हैं। तमाम योजनाओं का फीडबैक और जो कार्य चल रहे हैं उनके फीडबैक को भी लेकर के ये बैठक अहम मानी जाती है। और रूटीन तौर पर हर मंगलवार मुख्यमंत्री ये बैठक विधायकों के साथ, खासतौर से जो भाजपा विधायक है उनके साथ करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जिलों के अंदर किस प्रकार से जनसंवाद जो है अभी तक रहे हैं और आगे करने की आवश्यकता है, इसको लेकर के भी एक समीक्षा और आगे की रणनीति को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक चर्चा जो है वो रहने वाली है। इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात अगर हम बात करें, लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स के साथ मुख्यमंत्री की यह बैठक है। मुमताज, पूरे प्रदेश के अंदर सीएमओ की टीम जो है लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स के तौर पर जो है भेजी गई थी, और इस टीम को क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा करने के साथ साथ लोगों के बीच में जाकर के फीडबैक लेने का काम भी करना था। आज मुख्यमंत्री इन तमाम लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स के साथ बात कर रहे हैं, जो कि सीएमओ की तरफ से ही धरातल पर क्या कुछ चल रहा है, इसकी नब्ज टटोलने के लिए जहां भेजा गया था, तो किस तरीके से कार्यों के अंदर गति लाई जानी चाहिए, इसको लेकर के भी इन तमाम लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स की अहम भूमिका थी। आज इनके साथ भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक बैठक होगी, जिसमें समय समय पर लिए जाने वाले फीडबैक के साथ साथ लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स का इन सभी 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर जाने के बाद क्या फीडबैक है, उस पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की चर्चा काफी अहम मानी जा रही है। जी जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। एक और अहम खबर का रुख करेंगे हम, यहाँ फिर वापसी करेंगे आपके पास। पंचकुला से दे रहे एक बड़ा अपडेट। किसानों के धरने का आज 3रा दिन है और अपनी मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी संख्या में पंचकुला पहुंचे हुए हैं किसान, और आज दोपहर 12 बजे पंचकुला से चंडीगढ़ कूच करेंगे किसान। लंबित मांगों को पूरा करने की इस जद्दोजहद में प्रदर्शन पर है किसान और धरना दे रहे हैं। जितेंद्र चौधरी का रुख कर रहे हैं हम यहाँ इस आम खबर पर। जितेंद्र, संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर आज 3रा दिन है किसानों के प्रदर्शन का, और खबर यह है कि आज 12 बजे चंडीगढ़ कूच करेंगे किसान। चंडीगढ़ आकर क्या करना है किसानों को, क्या रणनीति बनाई है इन्होंने, और क्या कहना है किसानों का अपनी मांगों को लेकर, क्या सरकार की तरफ से अभी तक आज 3रे दिन तक इनकी कोई बात सुनी गई है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल मुमताज, चाहे चंडीगढ़ पंचकुला का बॉर्डर हो या फिर मोहाली चंडीगढ़ का बॉर्डर हो,
किसान डटे हुए हैं। 3 दिन का महापड़ाव किसानों की तरफ से डाला गया था। कल हमने देखा था कि किसान नेता राकेश टिकैत भी दोनों ही महापड़ाव पर पहुंच करके उनकी तरफ से भी किसानों का हौसला बढ़ाने की बात कही गई थी। जहां तक बात की जाए पंजाब और जो चंडीगढ़ के बॉर्डर पर यानी मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर जो किसान हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है कि उन्हें राज्यपाल की तरफ से मिलने को लेकर के कोई समय या फिर अपने मांग पत्र देने को लेकर के जो समय है वो दिया गया है, लेकिन हरियाणा की तरफ से इस प्रकार का कोई अपडेट जो है स्पष्ट तौर से अभी तक निकल करके नहीं सामने आया है। 12 बजे आपने ठीक कहा, क्योंकि आज तीसरा दिन है। 12 बजे चंडीगढ़ कूच का जो आह्वान है वो किसानों की तरफ से किया गया है। पुलिस की तरफ से इससे पहले ही मुकम्मल तैयारियां करते हुए बैरिकेड और भारी पुलिस बल की जो व्यवस्था है वो कर दी गई थी। लेकिन अब किस तरीके से ये जो कूच होगा, क्या उससे पहले किसी तरीके का बुलावा जो है वो देखने के लिए मिलेगा, तो इसे देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि शांतिपूर्वक ढंग से जो किसानों का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर संपन्न होते हुए नजर आएगा, क्योंकि 3 दिन की कॉल किसानों की तरफ से दी गई थी। लेकिन किसी तरीके की बातचीत का न्योता या बुलावे का न्योता आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि किसानों का ये कूच जो है वो राजभवन तक आगे बढ़ेगा या फिर उन्हें पहले ही रोक लिया जाएगा, या किसी तरीके का बुलावा अगर उन्हें राजभवन की तरफ से दिया जाता है अपने मांग पत्र को लेकर के, उस पर क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है। ये तमाम बातें आज के दिन ट्राई सिटी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस प्रकार का जब कोई बड़ा प्रदर्शन होता है तो बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनको भी बड़ी समस्या होती है, और रूट डाइवर्ट करने की वजह से जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं उनके लिए भी बड़ी दिक्कत खड़ी होने की जो स्थिति है वो लगातार बनी रहती है। जी जितेंद्र, कल किसानों के इस प्रदर्शन में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि अगर किसानों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो फिर इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। किस तरह से आंदोलन को तेज किया जाएगा, क्या रणनीति बनाई जाएगी, आगे क्या कर सकते हैं किसान, इस बारे में क्या उन्होंने कोई चर्चा की? देखिए, बिल्कुल आज का जो किसानों का ये धरना प्रदर्शन है, इस धरना प्रदर्शन के बाद अगली दिशा दशा जो है वो किसानों की तरफ से तय की जाएगी। लेकिन ये बात लगातार मंच से कही जा रही थी कि अगर उनकी जो लंबित मांगे हैं, जो 3 कृषि कानूनों के वक्त आंदोलन किया गया था, करीब 13 महीने तक ये आंदोलन चला था, उस वक्त की जो मांगे हैं उन मांगों को अभी भी लंबित रखा जा रहा है। और 3 दिन के इस महापड़ाव के बाद भी अगर सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है तो दिल्ली को लेकर के अगली कॉल हो सकती है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा का क्या फैसला रहने वाला है, ये तमाम जो किसान नेता है वो अपने अगले कदम की रणनीति आपस में मीटिंग करके बनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये बात मंचों से स्पष्ट तौर से कही जा रही थी और इसको लेकर के भी किसानों की ये कह सकते हैं कि तैयारी देखने के लिए मिल रही है, जिस प्रकार से उनके भाषणों से स्पष्ट हो रहा है। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। हम आपसे फिर अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। और यहाँ रुक करेंगे हम हिमाचल प्रदेश का। CCTNS में नंबर 1 बन गया हिमाचल प्रदेश। CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 बना है। पहाड़ी राज्यों में 99.85% अंक के साथ हिमाचल प्रदेश ने पहली रैंक हासिल की है। उत्तराखंड 96.19 अंक लेकर दूसरे नंबर पर रहा। हिमाचल पुलिस लगातार 3 साल से प्रथम स्थान हासिल कर रही है। CCTNS में अब राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग पाने के लिए प्रयास होगा राज्य की तरफ। CCTNS में नंबर 1 बना हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी राज्यों में पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड है। इस रेस में अहम अपडेट दे रहे हैं आपको। पहाड़ी राज्यों में 99.85 अंक हासिल कर हिमाचल प्रदेश ने पहली रैंक हासिल की। क्राइम ट्रैकिंग का पैरामीटर है ये जो हम आपको बता रहे हैं CCTNS, इसी के हवाले से नंबर 1 बना है हिमाचल प्रदेश। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क में नंबर 1 बना है हिमाचल प्रदेश। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। प्रदीप, स्वागत है आपका खबर की तह तक में। यह हम खबर दे रहे हैं हम अपने दर्शकों को हिमाचल प्रदेश के हवाले से। CCTNS यानी क्राइम ट्रैकिंग में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 राज्य बना है। क्या है ये पैरामीटर, जरा तफसील से बताइए। तो देखिए, केंद्र सरकार का ये एक प्रोजेक्ट है और इसमें जो ई गवर्नेंस लेकर बात करती है उससे जुड़ा हुआ ये कुल मिलाकर जो CCTNS बड़ा प्रोजेक्ट में जो पुलिस के पास शिकायतें आती है उनका ऑनलाइन निपटारा किस तरह से किया जाता है, चाहे वो FIR दर्ज करने की बात हो या फिर जो पुलिस से जुड़ी जरूरतें रहती हैं, अगर किसी व्यक्ति ने अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनाना हो तो उसको भी किस तरह से ऑनलाइन तरीके से पूरी प्रक्रिया को
अंजाम दिया जाता है। तो ये पूरा कुल मिलाकर CCTNS प्रोजेक्ट है और इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये रैंकिंग जारी की गई है। हर महीने रैंकिंग जारी की जाती है और इसके साथ साथ जो सालाना रैंकिंग है वो भी अभी आने वाली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश एक बार फिर से पहाड़ी राज्यों और जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनमें नंबर 1 जो है हिमाचल प्रदेश आया है। और इसमें पहले नंबर पर हिमाचल है, फिर उत्तराखंड है, फिर बाकी भी जो मिजोरम भी है, मेघालय भी, उनको भी अलग अलग रैंकिंग मिली है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे बेहतर प्रदर्शन हिमाचल का रहा है। इसमें चाहे ऑनलाइन तरीके से शिकायतों का निपटारा करना हो, FIR दर्ज करनी हो, जिस व्यक्ति ने अपनी ईमेल के जरिए कोई शिकायत पुलिस को दी हो उसकी जानकारी जो FIR दर्ज हुई है उसकी जानकारी भी ईमेल के जरिए ही वापस ली जाती है। हिमाचल की बात करें तो हर थाने इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन व्यवस्था वहाँ की कर दी गई है और ऐसे में इस तरह से चाहे क्राइम एंड क्रिमिनल की बात करें, उसकी जो टैकलिंग की जानी है उसको उसके लिए जो सिस्टम डेवलप किया गया है वो पूरी तरह से हिमाचल में कार्यान्वित किया जा रहा है। तो प्रदेश के लिए एक अच्छी बात है कि जिस तरह से तकनीक के साथ हिमाचल पुलिस आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल पुलिस को पहले भी सम्मानित जो है वो किया जा चुका है केंद्र सरकार की तरफ से। अभी क्योंकि पहाड़ी राज्यों और उत्तर पूर्व के राज्य हैं उसमें रैंकिंग में पहला स्थान पाया है, लेकिन अब हिमाचल की कोशिश रहेगी और पुलिस विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनका कहना ये है कि आने वाले समय में हम राष्ट्रीय स्तर की जो रैंकिंग होगी उसमें भी पहले स्थान पर आने की कोशिश करेंगे। और इसमें भी आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि जो इस बार की रैंकिंग जारी हुई है उसमें हरियाणा नंबर 1 है, लेकिन दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है। तो राष्ट्रीय स्तर की जो रैंकिंग है उसमें भी हिमाचल का प्रदर्शन अच्छा रहा है। हिमाचल एक छोटा प्रदेश है और विषम भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ की हैं, उसके बावजूद CCTNS जो प्रोजेक्ट है उसमें हिमाचल अच्छा काम कर रहा है और अब कोशिश ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर पहला रैंक जो है हिमाचल हासिल करे। ये अब हिमाचल पुलिस की कोशिश है। जी प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और अहम खबर है हमारे पास हिमाचल प्रदेश के हवाले से फिर वापसी की जाएगी प्रदीप ठाकुर के पास। हिमाचल में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। प्रदेश में अब ठंड बढ़ गई है। कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। शिमला में भी मौसम ठंडा हो गया है। मौसम विभाग की तरफ से 1 दिसंबर तक मौसम खराब रहने की बात की गई। मौसम में तब्दीली के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम का मिजाज बदल गया है हिमाचल प्रदेश में। इस खबर पर रुख करेंगे एक बार फिर हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर का। प्रदीप, मौसम में तब्दीली आई है हिमाचल प्रदेश में और 1 दिसंबर तक मौसम खराब रहने का अनुमान जताया गया है। बर्फबारी का भी अंदेशा है। क्या कोई एडवाइजरी भी जारी की गई है खराब मौसम को लेकर? जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसमें 1 दिसंबर तक मौसम खराब रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है और ऐसे में जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी होगी, ऐसा है। और कल रात जो लाहौल स्पीति क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी हुई है, हल्की बर्फबारी हुई है वहां पर। और मौसम विभाग का भी यही अनुमान था कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी और मध्यम ऊंचाई वाले और निचले इलाकों में बारिश को लेकर भी अलर्ट है। लेकिन अभी बारिश जो है वो देखने को नहीं मिली है, लेकिन इतना जरूर है कि बर्फबारी हुई है। और मौसम जो रोहतांग दर्रा है, हालांकि रोहतांग टनल के थ्रू आना जाना जारी रहेगा, लेकिन जो दर्रा है उसको कंप्लीट बंद कर दिया गया है। और उसके साथ साथ अभी क्योंकि बर्फबारी का दौर आने वाले समय में भी चल सकता है, तो इसको लेकर भी यही एडवाइजरी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से भी। और जो जिला प्रशासन भी जहां जहां इस तरह की मौसम खराब होने की संभावना रहती है तो उसमें पर्यटकों को खासतौर पर कहा गया है कि आप ऐसे क्षेत्रों की तरफ बिल्कुल ना जाएं जहां पर इस वक्त मौसम टेम्परेचर गिरने के बाद फिसलन हो जाती है। तो जो सड़कें हैं वो वहां पर जो पानी अगर होगा तो वो पानी जम जाता है और उसमें गाड़ियां स्किड होने का खतरा बन जाता है। तो ऐसे में ऊंचाई वाले ऐसे इलाकों में बिल्कुल ना जाए जहां तापमान में गिरावट दर्ज की जा चुकी है। और इसके साथ साथ जो बाकी पर्यटक घूमने आ रहे हैं वो जहां पर बारिश नहीं है, बर्फबारी की कोई चेतावनी नहीं है, वहां पर वो घूम सकते हैं। और इस वक्त का मौसम भी अच्छा होता है, साफ सुथरा मौसम है। शिमला की बात करें अभी तो हल्के बादल छाए हैं, लेकिन बीच बीच में धूप भी निकल रही है और बढ़िया मौसम हम कह सकते हैं कि इस वक्त का ये घूमने फिरने के लिए रहता है। जब ये मौसम ऐसा मौसम है जिस वक्त लोगों की चाह रहती है कि हमने अपने सामने बर्फबारी देखनी है, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस वक्त बर्फबारी का मौसम बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में पर्यटक वक्त के बीच में भी चेरियां करते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मौसम अच्छा है, लेकिन अलर्ट भी जारी किया गया है और उसको एडवाइजरी भी जारी की गई है। और जहाँ पर खतरे वाले स्थान हैं वहां पर्यटक ना जाएं, आम लोग भी ना जाएं, इस तरह की चेतावनी भी जारी की गई है।
तो अभी तो ठंड के मौसम की शुरुआत ही हुई है और अभी ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि इनसे आने वाले दिनों में और दिक्कतें हो सकती है। अब क्या आने वाले चंद ही दिनों में ये सर्दी और शदीद होने वाली है प्रदीप? बिल्कुल, देखिए इस बार देखा गया है कि जो आमतौर पर सर्दी देरी से शुरू होती थी वो इस बार थोड़ा जल्दी हुई है। लगभग 20-25 दिन का एक अंतर जो है इस बार देखने को मिला है। ऐसा मौसम विभाग के विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि जिस तरह का इस बार मानसून का मौसम रहा है उसके तुरंत बाद सर्दी शुरू हो गई थी। लेकिन अगर इस वक्त की बात करें, हमने पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मौसम थोड़ा ठंडा बेशक हुआ है, क्योंकि इस वक्त तापमान गिरता है सुबह और शाम के वक्त, और जो ऊंचाई वाले इलाके होते हैं वहां पर जैसे ही 1-2 बजे का समय हो जाता है तो फिर वहां पानी जमना शुरू हो जाता है सड़कों पर और फिर वो फिसलन वाला मौसम बन जाता है। लेकिन ठंड जरूर बढ़ रही है और इसमें एडवाइजरी कृषि से जुड़े लोग जो किसान बागवान है उनके लिए भी रहती है, पशुपालकों के लिए भी रहती है, खासतौर पर जो दुधारू पशु है उनको लेकर एडवाइजरी रहती है कि आप उनको ऐसे स्थानों पर रखें जहां पर गर्म हो। और इसके साथ साथ जो ऊंचाई वाले इलाकों में इस वक्त भेड़ पालक होते हैं तो कई बार बेमौसमी बर्फबारी हो जाती है तो भेड़ पालक फंस जाते हैं, भीड़ें मर जाती हैं और इस वक्त उनको निर्देश दिए जाते हैं कि अब आप मैदानी भागों की तरफ लाइन करें और पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ दें। तो इसके साथ साथ हम अगर पैटर्न की दृष्टि से बात करें तो ये मौसम इस वक्त घूमने फिरने के लिए अच्छा रहता है। बेशक थोड़ी ठंड रहती है सुबह शाम के समय, लेकिन अदरवाइज ये मौसम बहुत अच्छा रहता है। और जब बर्फबारी होती है तो चाहे अगर शिमला की बात करें, क्योंकि यही वो महीना होता है दिसंबर के नवंबर के अंतिम समय जब ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होती है। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि रोहतांग दर्रा को बंद कर दिया गया है। अमूमन ये 15 नवंबर को ऑफिशियली बंद हो जाती थी पूर्व में और तब वहां चेक पोस्ट लग जाते थे, लेकिन अब क्योंकि रोहतांग टनल जो है अटल टनल खुल गई है तो वहां पर आवाजाही इस वक्त उस टनल के जरिए होती है। लेकिन फिर भी इस तरह के जो इलाके हैं ऊंचाई वाले इलाके वहां पर इस वक्त के लिए निर्देश रहते हैं कि अब आप यहाँ ट्रैवल ना करें। जैसे लाहौल स्पीति की बात करें तो काजा एक ऐसा ऊंचाई वाला क्षेत्र रहता है तो वहां पर भी बर्फबारी होती है तो उसको भी बंद करना पड़ता है। तो स्पीति के लिए फिर दूसरे रास्तों से ही आना जाना वहां के लिए रहता है, लेकिन वहां पर पिछले कल रात को बर्फबारी हुई है। और बाकी जो प्रदेश के हिस्से हैं दिसंबर में हम उम्मीद कर सकते हैं कि बर्फबारी कई क्षेत्रों में होगी। और अगले महीने की बात करें 25 दिसंबर की बात करें जब क्रिसमस होता है, न्यू ईयर की बात करें, व्हाइट न्यू ईयर की बात होती है, व्हाइट क्रिसमस की बात होती है, उस वक्त बर्फबारी अच्छी होती है। ठीक है प्रदीप, देखते हैं इस बार आने वाले दिनों में और क्या होगा मौसम का मिजाज। आपका बेहद शुक्रिया इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए प्रदीप। तो आपका रुख कर रहे अब हम पंजाब विधानसभा का सत्र आज से शुरू होगा। दोपहर 2 बजे पंजाब विधानसभा का सत्र शुरू होगा। प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्तावों के अलावा 2 बिल पेश किए जाएंगे। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। अहम अपडेट आपको पंजाब से दे रहे इस वक्त का। पंजाब विधानसभा का सत्र आज शुरू होगा। आपको बता दें कि सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। हरसिमरत पॉल मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुकी है। हरसिमरत, पंजाब विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा आज और जैसा कि लग ही रहा था हंगामेदार होगा ये सत्र। 2 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। कौन कौन से अहम मुद्दे छाए रहेंगे इस बार पंजाब विधानसभा में? जी बिल्कुल मुमताज, आपको बताएं कि बीते दिनों जिस तरह से पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच सेशन को लेकर टसल देखने को मिल रही है, तो पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया था। वहां पर कड़े शब्दों में गवर्नर को ये साफ किया गया कि जो सत्र बुलाना है वो सरकार के अधीन है और वहां पर जो भी बिल आएंगे और उनको पास भी ये किया जाएगा। आपको बताएं कि बीते दिन जो सत्र बुलाए गए थे तो उस समय बिलों को पेश नहीं किया गया था, क्योंकि चिट्ठी निकाल दी थी गवर्नर ने कि अगर आप इस तरह से सत्र करेंगे तो मैं राष्ट्रपति को शिकायत करूंगा। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई थी सरकार और उसके बाद सत्रावसान हुआ और आज नया सत्र जो है शीतकालीन सत्र 2 दिन का बुलाया गया है पंजाब सरकार की तरफ से। आपको बताएं कि आज पहला दिन रहेगा सत्र का और दोपहर 2 बजे ये सत्र शुरू हो जाएगा। आज पहले श्रद्धांजलियां रहेंगी, उसके बाद बिजनेस कमेटी की मीटिंग रहेगी और मीटिंग के बाद जो है वो सत्र की कार्यवाही शुरू की जाएगी, जिसमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रहेंगे। साथ ही साथ 2 बिलों को आज जो है वो सदन में लाया जा सकता है। इसमें 2003 माफ कीजिएगा
संशोधन जीएसटी संशोधन 2003 के जो बिल हैं वो लाए जा सकते हैं, और इसके साथ ही पंजाब ट्रिब्यूनल के लिए जो पहले से बिल लाए गए थे उसको ट्रिब्यूनल को बनाने का भी रास्ता जो है इनमें आज साफ होने वाला है। तो इस तरह के जो बिल जो हैं वो रहेंगे, और इसके बाद सुबह की जो कार्रवाई है वो सुबह 10 बजे से शुरू होगी। और आपको बताएं कि काफी पहले से ही विपक्ष ने घेरने की तैयारी सरकार को कर दी थी, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद जो तिथियां हैं वो निर्धारित कर दी गई सेशन की, और विपक्ष को सवाल पूछने का दिलचस्प समय और नहीं दिया हंगामेदार गया है। रहेगा हरसिमरत पॉल ये सेशन, इस पे कोई दो राय नहीं। वैसे ही सरकार अभी निशाने पर है विपक्ष के कि इस सेशन को सिर्फ 2 ही दिन का क्यों रखा गया है। देखते हैं क्या होगा आगे इस सेशन में। बहुत शुक्रिया हरसिमरत आपका इस अहम खबर की तह तक पहुंचने के लिए। और यहां हम रुख करेंगे उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी टनल हादसे का 70वां दिन है और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरंग में 41 मजदूर जो फंसे उन्हें बाहर निकालने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। पिछले 17 दिन से सुरंग में 41 जिंदगियां फंसी हैं। अब मैनुअल ड्रिलिंग के बीच मौसम भी चुनौती दे रहा है। आज उत्तराखंड में बारिश के आसार हैं। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में बचाव अभियान अभी भी जारी है, जहां 41 श्रमिक फंसे हुए। सुरंग के अंदर मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है। पाइप को धकेलने के लिए आगर मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक करीब 2 मीटर की मैनुअल ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। नासिर हुसैन हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। नासिर, अब मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है सिलक्यारा टनल में, और इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई। अब पाइप को पुश करने के लिए आगर मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या सूरत हाल है नासिर, कैसे समझाएंगे हम अपने दर्शकों को कि क्या चल रहा है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन? देखिए, जो ड्रिलिंग का काम है वो लगातार किया जा रहा है। हालांकि कुछ दिक्कतें जरूर आई थी जिसकी वजह से ड्रिलिंग फंस जाने के कारण अब जो ड्रिलिंग के पार्ट्स थे उनको काट करके निकाला गया है। मुमताज, अगर हम इस वक्त की बात करें तो इस वक्त जहां रेस्क्यू चल रहा है वहां पर तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं, और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अभी थोड़ी देर पहले ही वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने जायजा लिया। अभी तक जो अगर हम बात करें तो वर्टिकल ड्रिलिंग की, तो वर्टिकल ड्रिलिंग करीब 36 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की जा चुकी है, और जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थी उसके जो पार्ट फंस गए थे उनको काट कर निकाल दिया गया है, और उस पाइप को भी 0.9 mm पुश किया गया है अभी तक, और जो आगर मशीन फंसी हुई थी उसको भी निकाल लिया गया है। यानी ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ से कामकाज अब अच्छे तरीके से हो रहा है, और अगर इसी तरीके से आज काम चला तो उम्मीद है कि शाम तक जो मजदूर है वहां तक पहुंचा जा सकेगा और ड्रिलिंग का काम पूरा हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जिस तरीके से मौसम बिगड़ा हुआ है, हल्की फुल्की बारिश वहां पर हो रही है, उससे भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने तमाम जो वहां पर अधिकारी काम कर रहे हैं उनसे बातचीत की, और उनसे ये कहा है कि चाहे काम थोड़ा देर जरूर लग जाए लेकिन सही तरीके से किया जाए। बार बार ये जो परेशानियां आ रही हैं इससे निपटने के लिए सोच समझकर और तमाम चीजों को मैपिंग करने के बाद ही ये काम किया जाए। जो वर्टिकल ड्रिलिंग है वो तेजी के साथ की जा रही है। 36 मीटर ड्रिलिंग वर्टिकल हो चुकी है, 86 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है, तब मजदूर तक पहुंचा जा सकेगा। जितनी तेजी के साथ वर्टिकल ड्रिलिंग का काम चल रहा है उससे लग रहा है कि अब जल्द पहुंच पाएंगे, अब बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। जी नासिर, दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे हमेशा की तरह कि सभी 41 जिंदगियों को महफूज बाहर निकाल लिया जाए, इन चुनौतियों से पार पा लिया जाए जो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया नासिर आपका इस जानकारी के लिए, और इसी के साथ हमारी आज की खास पेशकश खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने सभी साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का।